हेलो दोस्तों, CSE गेट प्रोफुल ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपकी प्रिपरेशन को तेज़ करने के लिए सीट 34 लेकर आया हूं। और चलते अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा और कह ये रहा है कि ये पाइपलाइन P ऑपरेटिंग एट 500 मेगाहर्ट्ज has a speed up factor of 5 and operating at 80% efficiency. If we have 50 instructions to execute, then the time take for the execution of this instruction in non-pipeline processor is nanosecond approximately. आपको यहाँ पर बताना है दोस्त, नॉन पाइपलाइनिंग कितना टाइम टेकन करेगा। ठीक है, जहाँ पर आपका दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ फैक्टर और इंस्ट्रक्शन और एफिशिएंसी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम सारी चीज़ को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं और उसके बाद जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, जो आपको आसान होगा बनाने में। तो देखिए यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी हम मान लेते हैं क्या है, 500 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी इफिशियंसी दिया हुआ है, इफिशियंसी E इक्वल टू 80%, डेट इज 0.8। और स्पीड ऑफ फैक्टर आपको दिया हुआ है, तो स्पीड ऑफ फैक्टर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, SP इक्वल टू 5। यहाँ पर सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा नंबर ऑफ स्टेज, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेज आपको पता नहीं है, तो नंबर ऑफ स्टेज आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ स्टेज हम यहाँ लेट कर लेते हैं n। ठीक है, तो जब आपके क्वेश्चन में स्पीड ऑफ फैक्टर और एफिशिएंसी दिया हो तो हम लोग एफिशिएंसी का ही फार्मूला लगाएंगे, जो आपका होता है एफिशिएंसी इक्वल टू स्पीड ऑफ फैक्टर बाई नंबर ऑफ स्टेज। Then speed of factor equal to 5 n, efficiency equal to 0.8. After that n equal to 5 by 0.8, then value 6.25। तो यहाँ पर आपका n का वैल्यू 6.25 आया है। तो क्या जो नंबर ऑफ स्टेज होती है कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू होती है क्या? तो नहीं। तो हम इसे फ्लोर ले लेंगे। जब फ्लोर लेंगे, फ्लोर ऑफ 6.25, देन वैल्यू इज 7। तो नंबर ऑफ स्टेज यहाँ पर आपका आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ तक आप फाइंड आउट कर लिए होंगे नंबर ऑफ स्टेज। अब आगे देखते हैं, n इक्वल टू आया 7। अब हम लोग निकालते हैं टाइम टेकन पर क्लॉक। तो टाइम टेकन पर क्लॉक, तो टाइम प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो टाइम इक्वल टू 1/f। तो 1/500, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है 500 मेगाहर्ट्ज। जब इसे आप फाइंड आउट करिएगा तो 2 नैनो सेकेंड आपका वैल्यू आ जाएगी, 2 नैनो सेकेंड। ठीक है, अब टाइम टेकन विदाउट पाइपलाइन, क्योंकि अब यही पूछ रहा है आपका नॉन पाइपलाइन का टाइम टेकन कितना होगा। तो टाइम टेकन विदाउट पाइपलाइन, चलिए TWP लिख लेते हैं। तो टाइम टेकन विदाउट पाइपलाइन, चलिए TWP लिख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइम, मतलब पर इंस्ट्रक्शन टाइम। फिर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 50। तो इसे जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 700। तो यहाँ पर आपका आंसर C हो जाता है, तो ऑप्शन C इज करेक्ट। ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोलता है द नंबर ऑफ अनयूज स्टेट इन 4-बिट रिंग काउंटर इज। जब आपका 4-बिट रिंग काउंटर में अनयूज स्टेट पूछे तो सिंपल सा इसका स्टेटमेंट में ही जब हम
या हम लोग पढ़ते हैं रिंग काउंटर, तो वहीं पर आपका लिखा दिया जाता है इसका एक फार्मूला कि अनयूज स्टेट कितना होगा। तो अनयूज स्टेट का फार्मूला होता है 2n-2n, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स। तो 2⁴ माइनस 2 इंटू 4 इक्वल टू 16 - 8 इक्वल टू 8। तो नंबर ऑफ अनयूज स्टेट इज 8। तो हेयर ऑप्शन इज डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका बोलता है कि इफ इन ए PSK फेज शिफ्ट की मॉड्यूलेटेड सिग्नल द एनर्जी पर बिट इज 0.0025 वाट्स एंड द बिट ड्यूरेशन इज 10⁻³ सेकेंड, द पीक वैल्यू ऑफ कैरियर सिग्नल इज। तो आपको निकालना क्या, पीक वैल्यू ऑफ कैरियर सिग्नल इज, ठीक है ना। तो पीक वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर आपका वैल्यू दिया हुआ है एनर्जी पर बिट। तो एनर्जी पर बिट आई लेट ई बी इक्वल टू 0.0025, देन टाइम ड्यूरेशन let t be equal to 10⁻³ then according to formula peak value let AC। after that formula, according to formula energy per bit equal to a square of peak value of carrier signal by 2 into ड्यूरेशन बीट मतलब TB, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो गया यहाँ पे। अब इस पे हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। तो एनर्जी पर बिट आपका दिया हुआ है 0.0025 इक्वल टू, ये आपका निकालना है पिक वैल्यू, तो ये C का स्क्वायर आपको निकालना है और बाई 2। अब इसे आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका आ जाएगा √5। जब आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो क्या आ जाएगा, √5। और TB का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिएगा, TB का वैल्यू आप यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा -3। तो अब इसे कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा आपका √5, ठीक है। मैं एक बार फिर से लिख दूँ आपको, ठीक है। ये वैल्यू आपका हो जाएगी 0.0025 इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 2 इंटू 10⁻³ अब इसे जब आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा आपका √5, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी फॉर सेविंग द रिटर्न एड्रेस ऑफ ए सब रूटीन सपोर्ट्स सब रूटीन्स रिकर्शन। तो आप जानते हैं कि रिकर्शन किस में होता है, तो रिकर्शन क्लोज द आई एंड टिक आउट ऑप्शन सी ऑन ए स्टैक, क्योंकि रिकर्शन जब भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो स्टैक में ही इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी आपके क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। बट कुछ रिलेटेड बातें को हम लोग जान लेते हैं क्या होती है कि स्टैक इज ए प्रिफेयर टू स्टोर द रिटर्न एड्रेस ऑफ ए सब रूटीन कॉल्स। मतलब कि स्टैक जो आपको प्रिफेयर करता है, जो भी आपका सब रूटीन कॉल होता है स्टोर किया हो रहता है उसे रिटर्न कर देता है, ठीक है। दूसरी बात कि लिंक स्टोरेज में, ठीक है, लिंक स्टोरेज में इस केस में क्या करता है कि सेकेंड सब रूटीन कॉल ऑकर, जैसे सेकेंड कॉल रूटीन मतलब कोई दूसरा सब रूटीन को कॉल करता है तो पहला कॉल जो डेटा रहता है उसे क्या करता है, रिमूव कर देता है। और इसलिए एक स्टैक को क्या करता है, नीड ज़रूरत पड़ जाता है वहाँ पे फिर से अगेन रिकर्शन के लिए, मतलब सब रूटीन कॉल्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर स्टैक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिकर्शन एंड सब रूटीन और सपोर्ट सब रूटीन्स कॉल्स या रिकर्शन, ठीक है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू क्लाउड। क्लाउड का इसेंशियल कॉन्सेप्ट किससे रिलेट करता है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ ऑप्शन सी अब्स्ट्रैक्शन करेक्ट होता है।
और क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है वो एक्सट्रैक्ट द डिटेल्स ऑफ सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम यूजर्स एंड डेवलपर। मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है वो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन का डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करके रखता है यूजर और डेवलपर दोनों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है कि इफ़ द हैमिंग डिस्टेंस इन कोड इज 5 देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एरर्स करेक्टेबल इज। तो जब आपको निकालना है एरर ऑफ करेक्टेबल बिट को निकालना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है कि टी मतलब करेक्टेबल बिट लेस देन इक्वल टू m-1/2 where m is हैमिंग डिस्टेंस। ओके, तो t इज फाइंड आउट, तो t लेस देन इक्वल टू m वैल्यू 5-1/2 देन t लेस देन इक्वल टू 2। आफ्टर दैट कैलकुलेशन 5-1 4/2 then t less than equal to 2। तो here the option B is correct। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट इज। तो आपका यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना क्विक सॉर्ट का, वो भी एवरेज केस में। तो यहाँ पर आपका एवरेज केस में हो जाता है ऑर्डर ऑफ n log n। और मैं बता दूं कि यहाँ पे एक सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूँ आपको, जो कि आपको हमेशा याद रखेगा। ठीक है ना, SBI मतलब सिलेक्शन शॉट, बबल शॉट और इंसर्शन शॉट, ये तीनों का और तीनों ही फॉर्मेट में ऑर्डर ऑफ n² होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, आपको हमेशा ये याद रखिएगा SBI बैंक। ठीक है ना, तो SBI बैंक जो है उसका क्या होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन 3 फॉर्मेट, इन ऑल फॉर्मेट आई से ऑर्डर ऑफ n²। हेयर बी मॉडिफाइड बबल, अगर आपको मॉडिफाइड बबल का पूछे तो उसका होता है ऑर्डर ऑफ n इन बेस्ट केस, ओनली फॉर बेस्ट केस, अदर देन एवरेज केस एंड रोस्ट केस इज ऑर्डर ऑफ n²। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आपका क्विक सॉर्ट का पूछ रहा था, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n log n। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन डिफरेंट रिजल्ट्स फॉर कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय नेम पैरामीटर पासिंग मेथड। मतलब कि आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा पॉसिबल करता है रिजल्ट को फाइंड आउट करने में, ऑब्टेन करने में, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय नेम पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जब दोनों डिफरेंट होती है, कॉल बाय नेम और कॉल बाय रेफरेंस, तो आपको यूज करना है पासिंग एन एरे एलिमेंट एज ए पैरामीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोल रहा है कि विच डेटा स्ट्रक्चर इन ए कंपाइलर इज यूज फॉर मैनेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेरिएबल एंड देयर एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर आपका सिंपल सा आंसर हो जाता है सिंबल टेबल, बिकॉज सिंबल टेबल इज ए डेटा स्ट्रक्चर कंटेनिंग रिकॉर्ड फॉर ईच आइडेंटिफायर विथ फील्ड फॉर द एट्रीब्यूट ऑफ द आइडेंटिफायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, एनी कंपटीशन एग्जाम। यहाँ पर आपको बताना है रिलेशन ABCD इज ए रिलेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए लॉसलेस ज्वाइंट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग BCNF डिकम्पोजिशन। सबसे पहले आप लोग गलती यहाँ पर क्या करिएगा, क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग में ही कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कर दिया, घुमा दिया है। बोल रहा है कि फॉलोइंग डज नॉट हैव ए लॉसलेस ज्वाइंट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग BCNF डिकम्पोजिशन। आप लोग क्या समझिएगा यहाँ से, आप अकॉर्डिंग टू यू
आप समझिएगा कि यहाँ पे लॉसलेस ज्वाइन नहीं होता है कोई भी डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। बट यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जो लॉसलेस ज्वाइन है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं है। ठीक है यार, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग को नहीं रखता है। वो कौन सा लॉसलेस ज्वाइन है जो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग BCNF डिकम्पोजिशन को नहीं रखता है, ये बोल रहा है। लेकिन आप लोग इसका जस्ट उल्टा समझ जाइएगा, तो ये कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट में। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आपका है वो प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ है और साथ में आपका गेट के एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप इसे एक बार ज़रूर डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग को पढ़कर आप जाइएगा और लॉसलेस ज्वाइन को भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा आपको ट्रिक बता देता हूँ कि किस तरह से लॉसलेस ज्वाइन को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल सा, आप यहाँ पर जितना भी देख रहे हैं डिपेंडेंसी जो आपकी है, ठीक है ना, इस डिपेंडेंसी में कोई कॉमन फैक्टर मिल जाए, मतलब कॉमन एट्रीब्यूट मिल जाए या कॉमन एलिमेंट मिल जाए, तो हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या है, लॉसलेस ज्वाइन है। जैसे देखिए यहाँ पे आप B और B मिल रहा है, तो B और B जो मिल रहा है तो यहाँ पर हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि ये लॉसलेस ज्वाइन होगा। यहाँ पर भी देखिए B हो, C मिल रहा है, मतलब कि ये भी लॉसलेस ज्वाइन है। यहाँ पर देखिए C मिल रहा है तो ये भी लॉसलेस ज्वाइन है। यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट मिलने वाला नहीं है तो ये लॉसलेस ज्वाइन नहीं होगा। ठीक है, तो लॉसलेस ज्वाइन तो हो गया, बट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग BCNF डिकम्पोजिशन कौन रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी को तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, BCNF है, ठीक है ना, लेकिन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, ये हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको एक बार डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग आपको चेक करना पड़ेगा, मतलब कि पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग एग्जाम में पढ़ कर जाइएगा, इसे छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका मैं ऑप्शन बता दूँ सिंपल सा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होता है और ये आपका जो है वो BCNF डिकम्पोजिशन भी है, लॉसलेस ज्वाइन है, बट नो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, मतलब डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग ये नहीं है। ठीक है, आपका BCNF में भी है, ठीक है, और BCNF डिकम्पोजिशन भी है, लॉसलेस भी है, बट नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, मतलब डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। मैं सिंपल सा इंट्रोडक्शन में दे दूँ डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग क्या होती है, कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग जितने भी एक रिलेशन है उसे हम लोग डिकम्पोज करते हैं, मतलब डिफरेंट रिलेशन में हम लोग ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद उसके डिपेंडेंसी को फाइंड आउट करते हैं और डिपेंडेंसी फाइंड आउट करने के बाद फिर से सबसे पहले डिपेंडेंसी इससे चेकआउट करते हैं कि वो उसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फिर अगेन जो भी डिपेंडेंसी आते हैं फिर अगेन उससे रिवर्स चेकआउट करते हैं कि उसके अनुसार ये वाले डिपेंडेंसी हमें फाइंड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि ये फाइंड आउट हो जा रहा है तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, और यदि फाइंड आउट नहीं होता है तो ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, यहाँ पर बता दिया कि इस तरह से डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, बट आपको एक बार डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग पढ़ लेना है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा और ये सेशन भी आपको पूरा समझ में आया होगा। और यदि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होता है, किसी भी तरह का दिक्कत होती है क्लास में, किसी भी तरह का इम्प्लीमेंटेशन आप चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोज़ को आप पूरा देखें, तभी समझ में आएगी, और उसके बाद आप शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। और फिर अगेन कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो। ठीक है, थैंक यू।